Hello dear students. Now we are starting this part 2 of the chapter Organisms and Population. What is adaptation? It is an attribute of organism, morphological, physiological or behavior that enable the organism to survive and reproduce in its habitat. What that means? जितना भी आपके बॉडी के अंदर बाहर जो एक्सटर्नल फीचर्स में चेंज आ रहे हैं, बॉडी के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं या जो बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं जिसके वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर पा रहा है. यहाँ सरवाइव का मतलब सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, मतलब अपनी प्रोजेनीज क्रिएट कर पा रहा है. दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशंस. यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन. नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स व्हिच आर गिवन इन दिस स्लाइड. दैट इज कैंगरू रैट, जो नॉर्थ अमेरिका डिजर्ट में रहता है और वो पानी नहीं पीता. तो पानी नहीं पीता मतलब डेजर्ट कंडीशन में बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर दे डोंट हैव मच वाटर. सो व्हाट दे डू, जो फैट ऑक्सीडाइज होता है उससे जो वाटर रिलीज होता है वो सिर्फ उस वाटर से अपना काम चलाते हैं. नंबर 2 एग्जाम्पल, एलेंस रूल. In previous video we discussed about this, that is shorter ears and limbs in winter areas. Animals का याद होगा बेटा आपको, that is Allen's rule. ये भी एक adaptation है. Now number 3, aquatic mammal जैसे कि seal. seal के ऊपर एक thick layer होती है फैट की जिसे हम blubber कहते हैं. आपको शायद ये पता होगा. In the polar sea, aquatic mammals like seal have thick layer of fat, blubber, below their skin that act as an insulator and reduces loss of body heat. This is one another example. Now desert lizard. ये जो lizard होती है इनके अंदर भी ऐसी बहुत सारी जैसे camouflage प्रॉपर्टी होती है कि जहां ये रह रही हैं उसके अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेते हैं. ये भी एक प्रॉपर्टी है. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो बरो कर जाते हैं, मतलब जब बहुत ज्यादा हीट होता है तो वो छोटे छोटे होल्स के अंदर जाकर अपना घर बना लेते हैं ताकि वो बॉडी जो बॉडी के ऊपर डायरेक्ट हीट आ रहा है वो नहीं आ पाए. या द ट्राइब्स लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड हैव हायर काउंट ऑफ आरबीसी. ये भी आपने सुन रखा होगा, आपने देखा होगा कि जो हिली रीजन में रह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तरांचल हो गया, यहाँ पर एरियाज में आपको जो मिलेंगे वहां के लोगों का आरबीसी काउंट हमारे यहाँ के लोगों से ज्यादा होता है. इसके अलावा जैसे डेजर्ट प्लांट में क्यूटिकल प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के ऊपर, या उनके स्टोमेटा थोड़े अंदर की तरफ होते हैं, या उनके अंदर CAM, याद है आपको CAM क्लास 10 में पढ़ा आपने, क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, मतलब जिनके स्टोमेटा रात को ओपन होते हैं और दिन में क्लोज रहते हैं. किस लिए? ताकि वो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर से फाइट कर सकें. या अपंशिया जिसे हम फिलोक्लेट कहते हैं. व्हाट इज फिलोक्लेट? अपंशिया के अंदर आपने देखा होगा लीव्स आर कन्वर्टेड टू स्पाइन्स and the stem perform the function of leaf. green, spongy, flashy हो जाता है, बहुत सारा वाटर कंटेंट स्टोर करके रखता है. That is the quality of Opuntia. So desert plant के अंदर ये main 4 characters हो गए: cuticle, sunken stomata, crustacean acid metabolism and phylloclade. Now aquatic plants, उसमें ज्यादातर मिलेंगे आपको एरनकाइमा. एरनकाइमा जो होता है वो एक ऐसा टिश्यू है जो क्या करके रखता है, एयर को स्टोर करके रखता है अपने अंदर ताकि बुओयंसी मिल सके और वो फ्लोट कर सके. नंबर 2, दे हैव वैक्सी कवरिंग टू अवॉइड डैमेज. अगर पानी में रह रहा है प्लांट तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर एक वैक्सी कवरिंग होनी जरूरी है ताकि वाटर से वो खराब नहीं हो. नाउ आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, दैट इज एल्टीट्यूड सिकनेस. व्हाट इज दिस? Some organism causes adaptation that are physiological which allow them to respond quickly to a stressful situation. If you had ever go any high altitude place, you must have experienced what is called altitude sickness. क्या symptoms होते हैं? Nausea state हो जाता है, fatigueness होता है, heart palpitation increase हो जाता है. ऐसा क्यों हो रहा है? This is due to the low atmospheric pressure at high altitudes. Body does not get proper oxygen. In human beings, the body compensates low oxygen availability by increasing RBC. ऊपर बताया मैंने अभी आपको, decreasing the binding capacity of hemoglobin and by increasing breathing rate. So these are all adaptive feature for an animal to survive in their particular habitat. Now
पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं हमारी बुक में. व्हाट आर दोज एट्रीब्यूट्स? दैट इज population ecology is an important area of ecology because it links ecology with population genetics and evolution. Natural selection operates at level of population. Population level पे ही हम ज्यादातर बातें करते हैं, जितनी भी करते हैं. लो उसके कुछ attributes यहाँ दे रखे हैं. Natality, that is birth rate. Mortality, death rate. Sex ratio, population density. अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो हम उसको बोलते हैं बर्थ या डेथ, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की तो हम वर्ड यूज करते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट. तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया. अगर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे सेक्स की, मेल एंड फीमेल, लेकिन हम पॉपुलेशन की जब बात करते हैं तब हम बात करते हैं सेक्स रेशियो एंड पॉपुलेशन डेंसिटी. ऑल ऑफ यू नो. नाउ इन अ पॉपुलेशन, rates refer to per capita birth and deaths respectively. What that means? The rate hence expressed in is change in number, increase or decrease with respect to members of the population. आपकी एनसीईआरटी के अंदर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, प्लीज एक बार वो आप एग्जाम्पल जरूर देख लीजिएगा. नाउ सेक्स रेशियो. अब मैंने आपको बताया इंडिविजुअल तो होगा मेल एंड फीमेल, लेकिन आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हो तो सेक्स रेशियो को हम कंसिडर करते हैं. नाउ पॉपुलेशन जो होता है वो डिफरेंट एज ग्रुप का हो सकता है. प्री रिप्रोडक्टिव, जिसको हम बोलते हैं इन्फेंसी, बिफोर प्यूबर्टी, रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव. अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, हमने हमारी बुक में फिगर 13.4 में एक प्रेजेंटेशन, आई मीन दिस पिक्चर दिया हुआ है. बेटा एक बार देखिएगा आप लोग. एक्सपेंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग. एक्सपेंडिंग में क्या हो रहा है? प्री रिप्रोडक्टिव जो स्टेज है, जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा हैं, फिर रिप्रोडक्टिव है और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव है. स्टेबल में प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट इक्वल है और पोस्ट थोड़े कम है. डिक्लाइनिंग में प्री रिप्रोडक्टिव सबसे कम है, रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है. सो अगर मैं इसको समझाऊं आपको तो एक्सपेंडिंग का एग्जाम्पल जो है दैट इज इंडिया. हमारे यहाँ पर जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो सबसे ज्यादा है. हमारे यहाँ बेबी सबसे ज्यादा है, बच्चे सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ पर. जबकि स्टेबल अगर मैं बात करूं तो जैसे यूएस के एग्जाम्पल में, डिक्लाइनिंग में भी मान सकती हूँ मैं कि यूएस जो है वो डिक्लाइनिंग वाले पॉपुलेशन में आ रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए? स्टेबल होना चाहिए. प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए. वेल, द साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल अस लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट. Whatever ecological process we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species. Of course, ये तो फर्क पड़ेगा ही ना कि कौन सा population है, क्या population का size है, किस पे depend करता है. So, the size of any population keeps changing with time, depending on factors. Food availability कम हुआ, population size decrease होगा. Weather अगर adverse हुआ, again decrease होगा. Predation pressure बहुत ज्यादा है, बहुत सारे lions हो गए, बहुत सारे tigers हो गए, लेकिन deers कम है, तो वो धीरे धीरे किसके ऊपर इफेक्ट आएगा? ऑफ कोर्स वो लायन और टाइगर पे भी इफेक्ट आएगा. कंपटीशन अगर बहुत टफ है, ऑफ कोर्स दोनों के ऊपर इफेक्ट आएगा, राइट? सो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि पॉपुलेशन का साइज जो है वो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. नाउ इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन में 4 मेन फैक्टर्स हैं. इमिग्रेशन, बहुत अच्छे से ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा. वन इज इमिग्रेशन, दैट इज इंक्रीज टू पॉपुलेशन साइज फ्रॉम एक्सटर्नल पॉपुलेशन. बाहर से कोई आ रहा है पॉपुलेशन में तो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज इन. आई से याद कीजिएगा इन. और इमिग्रेशन को याद करने का एग्जिट से याद कीजिए ई, एग्जिट, राइट? सो इमिग्रेशन, इंक्रीज टू पॉपुलेशन साइज फ्रॉम एक्सटर्नल पॉपुलेशन, विच इज पॉजिटिव. आपने साइन देख रहे होंगे. And E, नीचे देखिए, immigration, that is decrease to a population size as a result of loss to external population. Natality, that is increase to population size through reproduction. Birth अगर बढ़ रहा है तो population का size बढ़ेगा. And mortality, decrease to population size as a result of death. जैसे predation बढ़ गया है, senescence बहुत ज्यादा है, बुढ़ापा बहुत ज्यादा है, तो ये क्या हुआ? Mortality. Now population size को हम कैसे calculate करते हैं? Natality, that is birth प्लस इमिग्रेशन, दोनों पॉजिटिव है, माइनस मोर्टेलिटी दैट इज डेथ एंड इमिग्रेशन जो बाहर निकल रहा है. सो दीज टू, नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन प्लस करा, माइनस मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन प्लस किया, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन साइज. सो दिस इज वेरी सिंपल. अपनी बुक में बेटा ये दे रखा है, NT+1 इज इक्वल टू NT ब्रैकेट में B+I दैट इज बर्थ रेट एंड इमिग्रेशन माइनस D+
E, that is death plus immigration. So you have to see under this what is given. You can see from the above equation that population density will increase if the number of births plus the number of immigrant is more than number of death plus the number of immigrants. Otherwise it will decrease. Simple है. नॉर्मल अगर कंडीशन की बात करें तो बर्थ एंड डेथ्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, बट two factors assuming importance only under special condition. For instance, if a new habitat is just being colonized, immigration, i.e. immigration may contribute more significantly to population growth than birth rate. अगर तभी की तभी कोई नया habitat form हुआ है, उसमें ध्यान रखेगा immigration, i.e. याद रखिएगा प्लीज, उससे contribute जो हो रहा है population का size, वो of course ज्यादा effect डालेगा. Now हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल. नाउ गिव मी आंसर, डज द ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न? वी हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट नॉट कंट्रोल ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इट इन आवर कंट्री. हमारी प्रॉब्लम है ये. इट इज देयरफॉर नेचुरल फॉर अस टू बी क्यूरियस if different animal population in nature behave the same way or show restraints on growth. Now there are two type of growth. One is exponential growth, जो बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है. क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, यू नो. तो क्या होगा जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड, तो ग्रोथ होता जा रहा है. लेकिन अनदर वन इज लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो ये बताता है कि ग्रोथ बढ़ेगा जब तक कि रिसोर्सेज हैं. अगर मैं दोनों की बात करूं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल है, लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो है वो प्रैक्टिकल है. नाउ व्हाट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? अ पॉपुलेशंस पर कैपिटा, दैट इज पर इंडिविजुअल, ग्रोथ रेट स्टेज द सेम regardless of population size, making the population grow faster and faster as it gets larger. In nature, population may grow exponentially for some period. हो सकता है ये तो कि ग्रोथ होता जा रहा है, but they will ultimately be limited by resource availability. जबकि in logistic growth, a population per capita growth rate gets smaller and smaller as population size approaches a maximum imposed by limited resources in the environment known as carrying capacity. Now, बच्चों, what is carrying capacity? हमारे एनवायरमेंट के एक पर्टिकुलर एक कैपेसिटी है. क्या कैपेसिटी है कि वो उस पर्टिकुलर लिमिट के बाद ग्रो नहीं कर सकता. मैं बताती हूँ आपको. The governments of many countries have also realized this fact that various constraints with view to limit human population growth, like in nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible. This limit is called nature's carrying capacity. हर एक एरिया का एक स्पेसिफिक एक रीजन जो है उसमें कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी कि उसके बाद वो ग्रो नहीं कर सकता. आप बलून फुलाते हो, उसके बाद उसकी कैपेसिटी होती है, उसके बाद वो फट जाता है. तो मैक्सिमम के बाद सेम एज अभी जो हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, उसका इफेक्ट आ रहा है. किसके ऊपर आ रहा है? ऑफ कोर्स हमारे ऊपर ही आएगा, क्योंकि नेचर जो है अलार्म कर रही है कि बस बहुत हो गया. वेल, exponential growth produces J-shaped curve. It is given in the book figure 13.5. जबकि logistic growth produces an S-shaped curve. ये आपने पढ़ा हुआ है बेटा. Now, exponential growth takes place when a population per capita growth rate stays same regardless of population size, making the population grow faster and faster. ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ. ये J-shaped curve बनाता है. Logistic growth ये repeat कर रहे हैं बेटा, है ना. में carrying capacity होती है और वो हमेशा S-shaped curve बनाता है. Now, dn upon dt is equal to rn. Logistic growth की बात करें तो per capita growth rate r, याद रखिएगा, get smaller as population. ये बार बार आ रहा है बच्चा. dn upon dt is equal to r max k minus n upon k bracket close n. What this k is? K is carrying capacity. What is n? N is population density at time t. What is r? Intrinsic rate of natural increase. Right? अगर मैं बात करूं इधर
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, तो dn अपॉन dt इज इक्वल टू r max n. नाउ ये जो दे रखा है आपको, इसमें इंट्रिंसिक रेट है, याद रखिएगा प्लीज, r याद रखिएगा, is intrinsic rate of natural increase and is very important parameter chosen for assessing impacts of any biotic or abiotic factor on population growth. हर किसी के अंदर एक natural increase होने का, एक intrinsic grow करने का एक पैरामीटर होता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स और इन सब चीजों पे, राइट. यहाँ कर्व जो दिखा रखा है वो अभी आपसे जो डिस्कस किया था, एस कर्व और जे कर्व दिखा रखा है, राइट. नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज पॉपुलेशन इंट्रैक्शन. बच्चा, हम एक स्पीसीज ले रहे हैं 1 और एक स्पीसीज ले रहे हैं 2. अब अगर अमेंसलिज्म की बात कर रहे हैं तो एक का नुकसान हो रहा है, दूसरे का कुछ नहीं जा रहा है. जनरल नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, द मोस्ट पावरफुल एनिमल और लार्ज ऑर्गेनिज्म इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर लोअर ऑर्गेनिज्म. बहुत सारे लार्ज ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे को ग्रो नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऑल दैट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो दूसरा ग्रो नहीं कर पा रहा है. तो दूसरे का हुआ स्पीसीज 1 का नुकसान, स्पीसीज 2 का इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, वो उस छोटे एनिमल को नहीं खा रहा है. एग्जाम्पल्स आर कैट एंड रैट. म्यूचुअलिज्म आपने पढ़ा हुआ है, इसमें दोनों का फायदा होता है. इंट्रैक्शन फेवरेबल टू बोथ एंड ऑब्लिगेटरी टू, मतलब एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते, जैसे क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स. कमेंसलिज्म, जिसमें एक का फायदा हो रहा है, दूसरे का कुछ नहीं जा रहा है. पॉपुलेशन 1, द कमेंसल बेनिफिट्स while 2 the host is not affected, जैसे suckerfish and shark. तो suckerfish को फायदा हो रहा है कि वो उस पर रह रही है आराम से, लेकिन shark को नुकसान नहीं हो रहा है. कंपटीशन, दोनों का नुकसान. डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ ईच स्पीसीज बाय द अदर. बर्ड्स कॉम्पीट विद स्क्विरल्स फॉर नट्स एंड सीड, एग्जाम्पल हो गया कॉम्पिटिशन का. पैरासाइटिज्म आपने पढ़ा हुआ है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान. पॉपुलेशन 1, द पैरासाइट जनरली स्मॉलर देन पॉपुलेशन, आई मीन दिस स्पीसीज 2 दैट इज होस्ट. जैसे स्कैरिस और टेपवर्म हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं, हमको नुकसान कर रहे हैं, खुद का फायदा हो रहा है. प्रेडेशन में एक का फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान. सबसे सिंपल से एग्जांपल, लायन प्रेडेटरी ऑन डियर, राइट. ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि लायन जो है डियर को खाता है, तो वो प्रेडेशन का एग्जाम्पल है. वेल, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इन इकोसिस्टम, द एनवायरमेंट कंसर्व बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. बार बार पढ़ रहे हैं हम. न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ऑस्मोटिक बैलेंसेस आर सम ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर अ लिविंग बीइंग. All with these abiotic factors of the ecosystem, the population can be very much affected by their interaction. This is definition of population interaction. ठीक है, fine, ये तो हम मान रहे हैं कि इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उनका इंट्रैक्शन कैसा है. Now competition, it is a relationship when 2 or more species compete for the same limited resource. मैंने अभी आपको बताया था, इंट्रा-स्पेसिफिक competition सबसे toughest होता है, जो फूड का भी हो सकता है, वाटर का भी हो सकता है, लाइट का भी हो सकता है, या प्रे का भी हो सकता है. All these things are crucial for any organism growth and survival. Predation, this is a relationship where one species depends entirely on the other for its food and survival. The species which feeds on other species is called predator, whereas जिस पे feed कर रहा है वो prey है, right? What is camouflage? That is disguise. It is phenomena where an organism or species develop structural adaptation that them to blend with their surrounding, right? जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि प्रे जो होता है वो प्रेडेटर को अवॉइड करने के लिए क्या करता है, अपने अंदर चेंजेस लाता है. और सिम्बायोसिस, बच्चा, वर्ड का मतलब होता है लिविंग टुगेदर. ग्रीक वर्ड है ये, याद रखिएगा प्लीज, मेंशन कीजिएगा इसको अपने आंसर में जब आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे होंगे, जिसमें ऑफकोर्स दोनों का फायदा होता है. सिम्बायोसिस के ही डिफरेंट फॉर्म है जो भी हमने डिस्कस किए थे, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड पैरासाइटिज्म. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई एम श्योर आपको थोड़ा बहुत अभी कंफ्यूजन हो सकता है. वेल, वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस in the next. So thank you so much.